आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार यहां स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महज 20 दिन बाकी रह गए। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य समारोह होने जा रहा है। इसकी और विराट बनाने के लिए बीजेपी आज अहम बैठक करने जा रही है। लेकिन राम मंदिर को लेकर बीजेपी जिस तरीके से सक्रिय है, उस पर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। जरा सुनिए पहले। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार, मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। अभी जिस तरह से एक बैरिस्टर ने मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, और भाई उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? अगर आपकी मस्जिदों की छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहाँ सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं? आपके मुंह में से एक आवाज नहीं आती। और जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अधूरे मंदिर को अगर वहाँ स्थापना भगवान श्री राम जी की जाए तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसे समय में इलेक्शन का स्टंट करना इनकी आदत है। और ऐसे में अब सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा तय, विपक्ष को क्या भय? इस तरीके के बोल किस तरीके से समझे जाए आशीष? देखिए, ये तो जो ओवैसी साहब कह रहे थे वो उनका स्टेटेड पोजीशन है। ठीक है, बहुत लंबे समय से वो ये पोजीशन लिए हुए हैं कि भाई हमारी मस्जिद को गिराई गई और फिर वहाँ पर ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी में उनको वोट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चुनावी राजनीति ये सबको समझते हैं। जो बात आप पहले कह रही थी, देखिए मैनिफेस्टो में शामिल था रोमाना बीजेपी को ये करना था, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर 2024 की शुरुआत तक इस मामले को रोक करके क्यों रखा गया। मेरा ये मानना है कि विंडो देखती है बीजेपी, विंडो उनकी शीर्ष नेतृत्व देखता है, और जहां पर ये गुंजाइश नजर आती है वहां पर दे प्ले इट बिग। लाइक कर्नाटक में हमने देखा, जब बजरंगबली वाला मुद्दा सामने आया तो प्रधानमंत्री ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी इसको हाईएस्ट लेवल पे और बार बार उठाने की। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा डोमिनेंट मुद्दा रहने वाला है, जिसको कैसे विपक्ष काउंटर करेगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सोनिया गांधी वहां जाएंगी कि नहीं जाएंगी, देखिए इस पर कॉल लेना, आप भी बिल्कुल अभी इसका जिक्र कर रही थी कि इसका कॉल लेना अभी बाकी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि उन्होंने ट्रस्ट की तरफ से इन्वाइट इंडिविजुअल्स को किया है, पूरी पार्टी को नहीं किया है। सोनिया गांधी को किया है, कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को किया है। ये मैं आपको बता देता हूं जो इनवाइट्स गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें इनवाइट आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। मिसेस गांधी क्या फैसला करती हैं अपनी सेहत को देखते हुए, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मत भूलिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप लोगों को रिझाने के लिए, सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए, जब से ए के एंटनी ने रिपोर्ट दी थी कि हम ज्यादा माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए की वजह से 2019 में हारे, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर मत्था टेक रहे हैं। अगर इस बार नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। और लोग ये सवाल खड़ा करेंगे कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर की तो आप वहां क्यों नहीं गए और बाकी चुनावों में आप दूसरे मंदिर मस्जिद जाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल अगर नहीं जाते हैं तो इसका पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। तो फिर तो ये तय माना जाए रामकृपाल जी की 24 चुनाव से पहले या 24 के चुनावी माहौल में, भले ही उस तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब कितने लोगों के पास न्योता जाता है, कितने जाते हैं मंदिर, लेकिन इसके बाद 24 चुनाव से पहले सभी नेताओं को देख लेंगे हम सिलसिलेवार तरीके से रामलला के दर्शन करने जाने के लिए। देखिए रोमाना जी, दिक्कत कांग्रेस की जो ये है ना कि अतीत की जो गलतियां कर चुके हैं आप, ऐसा फंस गए हैं। देखिए इस देश में टर्निंग पॉइंट शाहबानो था, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, और शाहबानो का जो भी फैसला पलटा वो राजीव गांधी ने पलटा। उसके बाद जब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है और उनको समझाया गया, वो बेचारे नॉन पॉलिटिकल आदमी थे राजीव गांधी, ही वॉज ए पॉलिटिकल, उनको समझाया गया तो उन्होंने क्या किया, ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, मंदिर वहीं बनाएंगे, बाकायदा तिवारी जी और बूटा सिंह को एक केंद्र से भेज करके वहाँ कराया गया।
और 89 की पहली इलेक्शन की सभा में राजीव गांधी ने अयोध्या में जाके कहा कि हम राम राज लाएंगे। हाँ जी। तब इनको लगा कि हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे और हम हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। कांग्रेस अगर निजी तौर पर चाहे वो कितना भी कह लें मंदिर चले जाएं, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से माइनॉरिटी उसके साथ आई है कर्नाटक में, तेलंगाना में, वो ये मान के आई है कि यह बीजेपी को अच्छी तरह ये जवाब देगा। और याद कीजिए केरल की इनके पार्टनर ने मुस्लिम लीग इनको वार्निंग दी है कि आप मंदिर में नहीं जाएंगे और सीताराम येचुरी की तरह घोषणा कीजिए। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, दुविधा में दो गए माया मिली राम, ये कांग्रेस को डिसाइड करना है आपने अभी कि जो वो क्या चाहने कहना वाला चाहते जिक्र हैं। किया और उससे पहले आप ही बता रहे थे कैसे इस देश में फिलहाल आबादी 60% जो 40 साल से कम उम्र की है। तो कुल मिलाकर वो इतना पुराना बैगेज, वहां से क्या अभी कांग्रेस के पास मौका है कोर्स करेक्शन करने का, या फिर सारी की सारी दिक्कत उसी दुविधा की है कि कांग्रेस स्टैंड ही नहीं ले पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है करना क्या है? और वही ना कि वक्त तो निकलता जा रहा है लगातार। देखिए, मैं तो बहुत पहले से मानता रहा हूँ कि ये राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भागीदारी है और उनकी जो कामयाबी है, वो कामयाबी कांग्रेस की राजनीति का संचित परिणाम है। और इसको बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने काफ़ी विश्लेषण करके लिखा है, रजनी कोठारी से लेकर मैं लाइन लगा, विदेशी विद्वानों ने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर कि अगर वो राजनीति नहीं होती तो यहाँ ये नौबत नहीं आती। ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात में नाना पटोले ने जो कहा था वो बात बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है कि मंदिर अधूरा है, अपमान कर रहे हैं आप। अपमान कर रहे हैं, ये वैष्णव परंपरा के मुताबिक नहीं है, ये सनातन परंपरा के मुताबिक नहीं है। देखिए, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या कर्मकांडी दृष्टिकोण से आप इसको देखेंगे तब ये सब बातें कहते हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक परियोजना है। हाँ। इन पॉलिटिशियंस ने राजनीतिक आंदोलन चला के मंदिर बनाने के मुद्दे को इस यहाँ तक उठाया है। तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, एक राजनेता जा रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, उसमें धार्मिक और कर्मकांडी एंगल निकालेंगे तो उस पर इस वक्त कोई विश्वास नहीं करेगा। सब लोग उस राजनीतिक परियोजना का जो रथ है उसके ऊपर सवार हैं, जनता का बड़ा हिस्सा उसके ऊपर सवार है और नरेंद्र मोदी उसको हाँक रहे हैं, मोहन भागवत उसको हाँक रहे हैं। ये परिस्थिति है। अब उसमें आप इस तरह की बातें करके कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब विपक्ष के हाथ से गाड़ी निकल गई है ना? निश्चित तौर पर विपक्ष के हाथ से गाड़ी तो पहले ही निकल चुकी है, लेकिन हाँ। बीच बीच में उसे पकड़ने का अवसर मिला है। उसके बाद भी विपक्ष उस गाड़ी में बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो डर रहा है। उसको डर ये लग रहा है कि इस गाड़ी में हम बैठेंगे, जो नीचे सवारी खड़ी हुई है कहीं वो भी हमसे विमुख ना हो जाए, जो बचा कुचा है वो भी ना बचा कुचा सर। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है, जरा जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। झारखंड में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। बड़ी खबर ये कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 7वीं बार नोटिस भेजा गया है। इससे पहले 6 बार ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए हैं। सवाल ये कि विधायक दल की बैठक में नए नेता के चुनाव को लेकर क्या सहमति बन जाएगी। चर्चा ये है हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। विधानसभा की एक सीट भी खाली कराई गई है। गिरिडीह के गांडेर सीट से जेएमएम के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। तो मतलब क्या ये कल्पना सोरेन की ताजपोशी के लिए कल की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है? क्या संकेत मिल रहे हैं शुक्ला जी? निश्चित तौर पे बिहार और झारखंड दोनों जगह सत्ता परिवर्तन की स्थितियां दिख रही। झारखंड में अपने हेमंत सोरेन को ये पता है कि जिस तरीके से ईडी की सम्मन आए, नोटिस आए, उस पर हम उसको नहीं लिए, तो 31 तारीख की डेट उनको दी गई थी कि आप जवाब दीजिए कहाँ और कब आप हाजिर होने वाले हैं। उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनको ये पता है या आशंका है कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो ये भी चाहते हैं गिरफ्तारी से पहले वो अपनी कुर्सी पर अपने परिवार के व्यक्ति को स्थापित कर दे। इसलिए जो आप बोल रहे हैं सही है, कल्पना जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो गई है। इसके लिए सरफराज जी ने इस्तीफा भी दे दिया है और जिस सीट से इस्तीफा दिया गया है वो बहुत अनुकूल है, आदिवासी और मुस्लिम बहुल्य सीट है। और ये पहली बार कदम रखेंगी कल्पना राजनीति में? जी, पहली बार कदम रखेंगी। और दूसरा ये भी है कि वो ये जोखिम भी नहीं लेना चाहते कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई ऐसी सीट से चुनाव लड़े जैसे उनके पिताजी शिबू सोरेन चुनाव हार चुके थे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो हेमंत सोरेन वो जोखिम नहीं लेना चाहते।
दूसरी एक और बड़ी घटना हो रही है झारखंड में कि मधु कोड़ा की पत्नी जो चाईबासा से सांसद है वो भी बाबूलाल मरांडी जी के संपर्क में है और संभवतः वो भाजपा में जा सकती है। तो ये 2-3 घटनाक्रम वहां पे बड़ी तेजी से बदल रही हैं। तो एक सोरेन परिवार, एक कोड़ा परिवार, ये दोनों परिवारों के बीच में घटनाक्रम हो रहा और इसमें देखिए क्या स्थितियां बनने वाली। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास सर। हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं। निधि, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? कल की ये विधायक दल की बैठक जेएमएम के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? क्या बड़ा फैसला हो सकता है? लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। हम इंतजार करते हैं कि ये जो कल बैठक से रवाना जेएमएम के विधायक होंगे गठबंधन के जिसमें आज शामिल है, इन मंत्री है इस वक्त झारखंड सरकार में, इन सब के साथ कल बैठक है। इसमें जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। 4:30 बजे बैठक है और बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है इसके लिए लगता है हमें इंतजार जी। तो मतलब गठबंधन के साथियों को भी बुलाया गया, सभी विधायकों को बुलाया गया इसमें, आप ये बता रही हैं? जी बिल्कुल, गठबंधन साथी के जो विधायक हैं उन सभी को इस बैठक में शामिल रहने के लिए कहा गया है। तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, इसकी कोई चर्चा है? और अगला मुख्यमंत्री कौन, उस पर जो नाम चल रहा है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का, उस पर वो सहमति बनवा सकते हैं सभी अपनी और गठबंधन के जो साथी हैं उनके विधायक दलों के बीच में? देखिए, मुझे लगता है क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। कल बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ पॉइंट्स उठाए जाते हैं, इसको लेकर के हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल क्या सियासी तौर पर हेमंत सोरेन खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ईडी का नोटिस 6 बार ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए हैं और अब जाना तो पड़ेगा। ऐसे में वो गिरफ्तारी की तलवार और फिर कुर्सी जाने का खतरा, तो मामला तो आपस में जुड़ता चला जाता है ना निधि? बिल्कुल, देखिए हमारा ये सिर्फ पहली बार नहीं है, कई बार ईडी के नोटिस जो है वो हेमंत सोरेन को मिले हैं और एक तरीके से कहा जाए तो वो घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस बात की हलचल, इस बात की चर्चा ज्यादा तेज हो गई है कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और पिछले लगभग 2 सालों में देखा जाए तो हेमंत सरकार पर इस तरीके के सवाल उठते आए हैं और ऐसे में कल की जो बैठक है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका निधि श्री इस तमाम जानकारी के लिए। शुक्ला जी आपके पास आओगी सर। ये गठबंधन के साथी राजी होंगे कल्पना सोरेन के नाम पर? देखिए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, एनसीपी इतनी मजबूत, कांग्रेस, एनसीपी और आरजेडी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो आपके हेमंत सोरेन के विरोध में जा सके। और यदि गठबंधन के लोग अलग भी होते तो भी उनके आज जो उनकी साझेदारी बनी हुई है वो भी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई गठबंधन की तरफ से किसी तरह की चुनौती हेमंत सोरेन को मिलने वाली नहीं है। और मुझे लगता है आम सहमति से झारखंड का जो मिजाज है उस मिजाज के हिसाब से हेमंत सोरेन के पत्नी के लिए आम सहमति बन जाएगी और कल्पना जी को उसी तरह से सीट मिलेगी जैसे बिहार में अपनी राबड़ी जी को मिली। मैं उसी पर आने वाली थी आशीष के पास कि आशीष, वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब जो बिहार में हुआ, लालू जी गए, पत्नी को बिठा कर गए, राबड़ी जी को देखा हमने बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए। अब पड़ोसी राज्य झारखंड, वहां पर भी हेमंत सोरेन जाएंगे और कुर्सी पर पत्नी को विराजमान करवा के जाएंगे। ऐसा तो लग रहा है। बिल्कुल शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं, जिस तरह से ईडी की तलवार उन पर है, इमिनेंट है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तारी हो जाए उनकी। और मुझे लगता है कि इसी वजह से पहले से ये पॉलिटिकल तैयारी वो कर रहे हैं, सभी को भरोसे में लेकर के अपनी पत्नी को चुन लेंगे अगला मुख्यमंत्री होने के लिए, ताकि इसकी पॉलिटिकल लड़ाई को दूसरी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। सबकी सहमति इसलिए भी रोमाना ज़रूरी है कि इस पॉलिटिकल लड़ाई को फिर कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर्स है या राज्य में जो उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस है वो इस मसले को लेकर के आगे बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा नेता जो है वो जेल में है, अगर ऐसा कुछ होता है, माफ़ कीजिएगा, अगर जिसको वो भांप रहे हैं जैसा कि सेंस मिल रहा है, ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने प्लान बी के साथ तैयार हैं। उन्होंने पहले ही पार्टी को कह रखा है कि कैसे वो जेल में से अपनी सरकार चलाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो मुझे लगता है इसी वजह से सभी को बुला करके एक आम राय बना करके वो अपनी पत्नी को संभव है कि चुन लें, और साथ में ये भी तय हो जाए कि ये पॉलिटिकल लड़ाई आगे, जब ये बड़े नेता अगर जेल में जाने की नौबत आती है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ये बड़ी बात है। तो कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है झारखंड की सियासत के लिहाज से, क्योंकि कल ही ये बैठक जो बुलाई गई है, झारखंड सरकार में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। विधायकों की बैठक बुलाई गई है, सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायकों को बुलाया गया है। हेमंत सोरेन ने ये बैठक बुलाई है और कल झारखंड में विधायक दल की ये जो बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं तो कौन,
इस सवाल को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है, कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस 9 राज्यों में गठबंधन करेगी। पंजाब में गठबंधन की उम्मीद कम। कल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो पार्टी ने राज्य स्तर पर बैठकें की हैं, प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठकें हुई हैं और उसमें यह तय पाया गया है कि 9 राज्यों में ही गठबंधन होगा। पंजाब में गठबंधन संभवतः नहीं होगा। गठबंधन कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और ये रिपोर्ट जो है वो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें कांग्रेस अपने दम पर करीब 290 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और वो करीब 85 से 100 सीटें गठबंधन के साथियों से मांगने की तैयारी में है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। जैनेंद्र, पहले माना जा रहा था 10 राज्यों में गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस, लेकिन अब संख्या घटी है, 9 की बात सामने आ रही है और पंजाब को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। जैनेंद्र, बिल्कुल, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की संभावना अब ना के बराबर है। हालांकि देखिए, राजनीति में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता, परिस्थितियां बदलती हैं, फैसले बदलते हैं, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसके मुताबिक और जो उच्च सूत्रों से संकेत मिले हैं कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लोकसभा चुनाव में नहीं होने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के तस्वीर आने वाले दिनों में ही आधिकारिक तौर पर साफ होगी। बीते दिनों में कांग्रेस की जो गठबंधन समिति बनाई गई थी उसने जिन राज्यों के अपने नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बैठकें की हैं, उनमें भी पंजाब शामिल नहीं था। कांग्रेस 9 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने जा रही है और आपने अंत में जो आंकड़ा एक 290 और 85 का बताया, यह अखबारी रिपोर्ट है और सत्यता से दूर है। फिलहाल कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ किसी भी आंकड़े को लेकर के बात नहीं कर रही है। सीट वाइज सीट और दोनों सहयोगी दल और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में बेहतर विकल्प कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा होगी और ये चर्चा कल के बाद शुरू होगी जब मुकुल वासनिक की कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट गठबंधन को लेकर के सौंप देगी। बड़ी खबर ये सूत्र क्या बता रहे हैं पार्टी के भीतर से, 2024 चुनाव में कांग्रेस कम से कम कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है? कांग्रेस अपना आंकड़ा क्या लेकर चल रही है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 में करीब 450 से ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे थे। 2019 में वो घटकर संख्या जो है वो 410 के अंदर रह गई थी शायद, और अब 2024, तो कितने उम्मीदवार इस बार कांग्रेस की तरफ से उतारे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, परिस्थितियां बदली हुई हैं और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का मामला नहीं है। फिलहाल जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक कांग्रेस जिन सीटों पे दूसरे नंबर पर थी पिछले चुनाव में और जीते हुई, तो स्वाभाविक तौर पर उन पर जरूर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, लेकिन गठबंधन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और असली जो फैक्टर जिसको सामने रखा गया है वो है विनेबिलिटी और उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कांग्रेस लगभग 325 के आसपास सीटें लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हालांकि अभी सीटों की संख्या को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। वो तभी साफ होगी जब आधिकारिक तौर पर गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत कांग्रेस की हो जाएगी। बड़ी खबर यह कि पंजाब में गठबंधन की संभावना ये सबसे बड़ी खबर है कि पंजाब में गठबंधन की संभावना लगभग खत्म है और इस बड़ी खबर से तस्वीर ये उभर रही है कि वो जो बड़ा दिल दिखाने की बात की जा रही थी, क्योंकि सबसे बड़े दल के तौर पर इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, तो वो सब बड़ा दिल भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दिलों में गुंजाइश बन नहीं पा रही और इसी वजह से पंजाब में सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र। अभय जी, तो मैसेज तो ये बड़ा नेगेटिव जाएगा कि दिल्ली में आप गठबंधन में लड़ लेंगे फिर, और पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर पा रहे, मतलब ये क्या हो रहा है? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई तर्क योजना है, कोई पहले से कोई पेशबंदी की गई है। अगर पहले से पेशबंदी की जाती तो ये जो उन्होंने मुकुल वासनिक वाली कमेटी बनाई है, इस कमेटी को बनाने की बजाय इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं, विभिन्न घटकों के नेताओं की एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए था और वो ग्रुप आपस में सीटों के तालमेल पर बातचीत करता, बजाय इसके कि मीडिया में उस प्रकार की चर्चाएं होती। लेकिन ऐसा सब नहीं किया गया। 2 महीने से ज़्यादा का समय चुनावी मुहिम में बर्बाद कर दिया गया। अब जल्दबाजी में सारे ये काम हो रहे हैं। मुझे तो लगता है जब तक कोई चमत्कार कांग्रेस का साथ न दे
कांग्रेस ये सब तालमेल नहीं कर पाएगी। ठीक है, मतलब अभी जो हो रहा है आशीष, ये कांग्रेस की अपनी जो बैठकें हुई हैं उसके बाद जो कांग्रेस से खुद अपने लिए तय पाया है वो ये रिपोर्ट होगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ये रिपोर्ट इसको लेकर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथियों के सामने जाएगी ना, और फिर वहां पर तय पाया जाएगा कि साहब क्या इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी राजी होगी कि हाँ ठीक है, दिल्ली में आप कर लो गठबंधन हमारे साथ, पंजाब में हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, स्टेट और सेंटर को लेकर के अलग अलग रणनीति ऐसा नहीं है कि भारत की राजनीति में हम पहली बार देखेंगे। पहले भी यूपीए के दौरान आपको याद होगा, यूपीए लेफ्ट यहाँ पर सपोर्ट करती थी और स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करती थी। हालांकि यहाँ पर क्लेम बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे, इसलिए सवाल खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर ये एक डैमेजिंग फैक्ट है कि आप दिल्ली में तो लड़ेंगे साथ में मिलकर के, लेकिन पंजाब में नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसका भी हिंट पहले मिल गया था। मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा सेटबैक ये इस कॉन्टेक्स्ट में रोमाना कि अब से कुछ दिनों पहले जो लास्ट इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष की जबान से बुलवा दिया गया मंच से कि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह हम अलायंस करेंगे आम आदमी पार्टी से, और अब पता चल रहा है कि अलायंस नहीं होगा। हालांकि मैं शुरुआत से कांग्रेस के नेता इस बात को कहते थे दबी जबान में कि बहुत मुमकिन है पंजाब में हम गठबंधन में जाएं ना, क्योंकि वहां पर हम गठबंधन में अगर नहीं भी होंगे और आमने सामने की लड़ाई होगी तो हमें ज्यादा फायदा होगा। वहां विपक्ष की स्पेस जो है वो हम एक तरीके से थाल में सजाकर, वरना तो ऐसा लगेगा जैसे अकाली और बीजेपी को दे रहे हैं। तो आज के इस पॉलिटिकल शो में हम सबको इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देश के पॉलिटिकल शो जिसका समय 12 से 2 में जुड़ने के लिए।